बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंक्रोनस मोटर। तो कोशिश करेंगे भी इस चैप्टर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो सिंक्रोनस मोटर के जो क्वेश्चन है उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, मूव किस तरह करती है। देखिए, हमें ये पता है कि मोटर जो है, मोटर में हम क्या करते हैं, इनपुट पावर में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, करंट वोल्टेज देंगे, करंट या वोल्टेज। आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, आउटपुट में हमें रोटेशन मिलेगी, आउटपुट में हमें रोटेशन मिलेगी। इनपुट में करंट देंगे, आउटपुट में रोटेशन मिलेगी। एक चीज़ ये पता है, दूसरी ये भी पता है कि हमारे पास कोई भी मोटर हो तो उसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक है हमारे पास स्टेटर और दूसरा है हमारे पास रोटर। तो हमारे पास जो स्टेटर है वो फिक्स पार्ट है, उसने मूव नहीं करना। जो रोटर है वो मूव करता है। जो रोटर है वो मूव करेगा तो हमारे पास मोटर मूव हो जाएगी। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये फोर्स पैदा किस तरह होती है, किस तरह फोर्स आती है कंडक्टर में। अब एक चीज़ देखें, मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है कि ये हमारे पास फ्लक्स है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ये फ्लक्स की लाइन है हमारे पास, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैंने किसी वजह से फ्लक्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब ये फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। दोबारा ये फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये जैसे रबर बैंड है, उसको हम स्ट्रेच भी कर दें, वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, फोर्स लगाएगा जिस तरह ये। अब इसी तरह ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया, ये हमारे पास फील्ड जा रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर में क्या किया, मैंने करंट दे दिया। यहाँ से वोल्टेज और करंट आ गया हमारे पास, करंट है हमारे पास जा रहा है। अब थोड़ा सा स्कोर समझ लें। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसको मैंने बनाया है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंडक्टर की ये वाली साइड ले ली, लेफ्ट साइड कंडक्टर की मैंने ये साइड ले ली सिर्फ। इसे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डॉट से बना दिखा दिया। मैंने ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से अगर मैं पेन को देखूंगा, ये पेन से देखूंगा सिर्फ हमें क्या लाइन एक नज़र आएगी, तो वहाँ पर ये डॉट नज़र आ गया। तब ये साइड को मैंने डॉट से दिखा दिया, अपर व्यू दिखा दिया। अब देखें, अब हमें इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। हमें करंट का पता है, करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, इसलिए मैंने डॉट दिया, यहाँ पे करंट एंटर हो रहा था। तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमने सिंपल क्या लगाना है, थंब रूल लगाना है। थंब रूल किस तरह लगा देंगे, हमने जो थंब है, थंब को अंदर की तरफ करना और जो फिंगर है हमारे उसको रोटेट कर देंगे। इसलिए ये थंब हमारे अंदर की तरफ और ये फिंगर को मैंने रोटेट कर दिया, ये फिंगर रोटेट कर दी, तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास फ्लक्स। ये हमारे पास फ्लक्स बन गया। दोबारा समझिए क्या किया, मैंने थंब को अंदर की तरफ किया और जो फिंगर से हमारे चार फिंगर है उसको रोटेट कर दिया। तो थंब रूल से हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास फ्लक्स की। तो अब देखें रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। अब आप एक चीज़ नोट करना, नॉर्थ साउथ पोल जो अपर साइड है हमारे पास, अपर साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं इस तरह करूँ, कंडक्टर हमारा इसी तरह ही है। अपर साइड में हमारे पास कंडक्टर यूँ, फ्लक्स की लाइन यूँ जा रही है। क्यों जा रही है, एक तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इसकी अपनी भी लाइन है, क्या होगी, ऐड होगी। और लोअर साइड में देखें, लोअर साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स कैंसिल आउट हो रहा है। ये जो है मैन पोल की वजह से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और जो कंडक्टर की वजह से क्या हमारे पास उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारे पास सारा का सारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो सारा का सारा जो हमारे पास फ्लक्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ से जाएगा। अब मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि फ्लक्स की टेंडेंसी है, ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी कौन सी थी, ये ओरिजिनल पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक फोर्स लगा देगा, ये नीचे की तरफ एक फोर्स हो जाएगी इसकी। अगर ये सारा कुछ नहीं समझ आया तो फिर भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन। क्या होगा, ये नॉर्थ से साउथ फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है। ये जो लेफ्ट की जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर होगी, हमारे पास क्या बता रही है, फील्ड बता रही है। तो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। और करंट की तरह, करंट हमारा ये डॉट का मतलब होता है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। और जो हमारे पास आप देखें थंब जो हो जाएगा, जो थंब फोर्स बताएगा, ये हमारे पास फोर्स बता रहा है। सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, इस तरह करना। ये देखें, ये जो हमारी फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर, ये हमारे पास क्या बता रही है, फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी थंब की वजह से। ये तो अभी हमने एक कंडक्टर की वजह से फोर्स देखी है, इसकी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है।
अब इस सेकंड कंडक्टर की तरफ देखें, सारी बात है करंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। तो उसी तरह बनाते हैं हम, ये हमारे पास क्या नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारे पास इस तरह फील्ड जा रही है, फील्ड की लाइन, और ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। अब इसके क्या है, करंट हमारा यहाँ पर इंटर हो रहा है, यहाँ पे लीव हो रहा है, इस जगह से लीव हो रहा है, तो लीव को हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ उसकी फील्ड की डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे, उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जो थंब है, अब थंब को बाहर की तरफ करना, जो करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, थंब को बाहर की तरफ करेंगे, जो हमारे पास जो 4 फिंगर है वो हमें क्या बता देंगे, फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे। तो डायरेक्शन भी फील्ड की देखें आप, इस तरह यूँ आ रही है। अब दोबारा वही देखें कि इस केस में हमारे पास वही नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से क्या हो रही है, हमारे पास कैंसिल हो रही है फील्ड में, जो मेन फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, जो हमारे पास दूसरी ये कंडक्टर की फील्ड क्या है वो कैंसिल कर रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जो है नीचे की तरफ से हमारे पास एडिशन हो रही है, तो फील्ड जो है यूँ जाएगी। लेकिन अभी हमें पता है कि फ्लक्स की जो टेंडेंसी है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा इसमें। तो अब यहाँ पे इस कहाँ पे डिस्टर्ब हुई है, ऊपर की तरफ डिस्टर्ब होगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अब दोबारा से समझें, नॉर्थ साउथ कंडक्टर हमारा ये मूव हो रहा है, वही कंडक्टर है। अब एक तरफ से फील्ड के तरफ लग रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और एक तरफ से ऊपर की तरफ आ रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रोटर मूव हो जाएगा। तो ये हमने मूव कराना था रोटर को। तो ये सारा कुछ समझने इसके बाद थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग समझ लें। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल फेस लिया था, अब वही कॉन्सेप्ट होगा, हमने क्या करना, 3 फेस देना है। तो अब एक चीज़ और समझना, जिसे हम कहते हैं रिलेक्टेंस टॉर्क, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेक्टेंस टॉर्क किसे कहते हैं। अब वही चीज़ देखें, ये हमारे पास क्या होगा, स्टेटर है। अब स्टेटर में आ जाए डायरेक्ट, ये हमारे पास स्टेटर है। अब स्टेटर में हमने क्या किया, वही जो कंडक्टर थे, अब पता है मशीन में क्या होती है, हमारे पास वाइंडिंग में स्लॉट से बनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो हमारा, हमने स्लॉट से एंटर किया करंट को, और दोबारा उस स्लॉट से बाहर निकाल दिया। तो ये मैं सिर्फ 2 स्लॉट दिखा रहा हूँ। सो ये देखें, यहाँ से जो है ना करंट हमारे पास क्या होगा, बाहर आएगा, डॉट का मतलब बाहर है, और जिसका मतलब क्या है, अंदर आएगा। तो आप देखें यूँ, वही चीज़ है जो भी हमने समझी है, थंब रूल से लगाएंगे, हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी, हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। हमने किस्म को यहाँ पे करंट दिया हुआ है, 3 फेज सप्लाई है, तो मोटर में क्या होगा, स्टेटर में करंट देंगे हम। तो थंब डायरेक्शन किससे मिलेगी, वही ये बाहर की तरफ आ रहा है हमारे पास। देखिए जो हमारे पास वायर है ना, वो वायर यूँ बाहर से होकर आ रही है वाइंडिंग की। तो उसी तरह थंब रूल लगाना है हमने फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल ली है। किस तरह निकाली है, सिंपल हमने क्या किया है, जिस अंदर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास फिंगर जो है उसको हमने मूव किया है। तो फिंगर मूव किया तो हमारे पास सिंपल हमें नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन पता चल गई कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। ये दोबारा एक बार समझ लें। देखिए हमने वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग में क्या होती है, हमारे पास स्लॉट्स होती हैं। अब इस स्लॉट्स में क्या हो, मतलब है करंट हमारा मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास यूँ इस 4 फिंगर को हम यूँ रखेंगे तो ये बाहर की तरफ मूव हो जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ हमारे पास बन जाएंगे। तो ये नॉर्थ साउथ बन के हमें पता है फ्लक्स की हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है। ये फ्लक्स की डायरेक्शन आ गई हमारे पास। ये तो अभी हमारे पास स्टेटर बना। अब हमारे पास एक चीज़ और भी है, दूसरी क्या होगी हमारे पास, रोटर। अब रोटर मैंने क्या किया, मैंने रोटर रख दिया इसके अंदर, रोटर इस तरह रख दिया, ये हमारे पास रोटर है। अब हमने क्या करना है, रोटर को मूव कराना है। तो रोटर को क्या किस तरह मूव होगा, फोर्स किस तरह लगती है रोटर पे भी हमने देखा था। यहाँ पे किसी कंडक्टर में फोर्स किस लगी थी, सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, वोल्टेज करंट से यहाँ पे मैग्नेट बनाएंगे इसको, रोटर को। तो यहाँ से हम एक अलग से क्या करेंगे, फील्ड लगा के यहाँ पे मैंने वाइंडिंग कर दी। तो वाइंडिंग करने से क्या होता है, हमारे पास एक किस्म का नॉर्थ साउथ नॉर्थ बन जाता है हमारे पास मैग्नेट देने से। क्योंकि फ्लक्स किस तरह बनता है हमारे पास, ये फ्लक्स अगर हम बनाएं, किसी वाइंडिंग के ऊपर करंट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्थ साउथ बना दिया वोल्टेज दे के। अब सेकंड स्टेप ये क्या होता है, ये मूव किस तरह करेगा। अब एक चीज़ देखें, जो हमारे पास फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लक्स ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास रोटर है, तो रोटर
जो फ्लक्स है वो हमारे पास इजी पाथ फॉलो करेगा। इजी पाथ इसके लिए क्या है, इजी पाथ इसके लिए क्या है, हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से होके जाएगा, ये इजी पाथ है इसके लिए। क्योंकि बाहर तो यहाँ पे तो एयर है, एयर से तो फ्लक्स इस तरह पास नहीं होगा। तो मैग्नेट को देखें, मैग्नेट हमारे पास आयरन से अच्छा पास होता है, तो ये रोटर हमारे पास क्या आयरन है, तो हमारे पास सारा का सारा फ्लक्स रोटर से पास होगा। लेकिन अभी हमने एक चीज़ और समझी थी, यहाँ पे देखें कि फ्लक्स की टेंडेंसी क्या है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास क्या है, नॉर्थ से साउथ, सीधी सीधी लाइन ये थी लाइन। अगर यहाँ से समझाऊँ मैं आपको, नॉर्थ साउथ ओरिजिनल की कंडीशन ये है, ये इस तरह जो है ना, इस तरह होने की कोशिश करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है। ये यूँ ये इस तरह मूव हो रहा है, इस तरह का मूव हो रहा है, ये इस तरह मूव हो रहा है। अब इसको दोबारा इस तरह आने के लिए किस तरह क्या पोजीशन करनी पड़ेगी, ये इस तरफ मूव हो जाएगा ये लाइन आने के लिए, और ये जो लाइन है ये इस तरफ मूव हो जाएगी, तभी तो सिमेट्री हो जाएगी ना, एक लाइन में आ जाएंगी। इसी अबव डायग्राम को मैंने थोड़ा सिंपल करके बना दिया है। केस 1 में हमारे पास नॉर्थ से साउथ ये आ रही है हमारे पास लाइन, तो ये लाइन है ये इसी पोजीशन में ओरिजिनल सिमेट्री में आएंगे। लेकिन हमने रोटर रख दिया, रोटर से क्या होगा, हमारे पास जो उसकी फ्लक्स लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है। वो डिस्टर्ब किस तरह हुई है, वो हमारे पास लो पाथ फॉलो करेंगे। ये रोटर की वजह, रोटर रखा हुआ मैंने छोटा, तो ये यूँ करके आ रही है। अब क्या देखें, ये फोर्स इस तरफ लगाएंगी इस पोजीशन में आने के लिए, और ये जो किस तरफ लगाएंगी, ये इस तरफ लगाएंगे लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा, ये देखें ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो रोटर हमारे पास क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो रोटर मूव हो जाएगा तो हमारे पास मशीन भी सारी मूव हो जाएगी। तो अभी सारे डायग्राम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बनाते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास स्टेटर आ रहा था, स्टेटर में क्या दी हमने, सप्लाई दी थी। तो हमें पता है कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास, रिएक्टेंस होगा। ठीक है, ये सारे डायग्राम मैंने बना लिए। इसी तरह अब ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है सिंक्रोनस मोटर की, ये जो ऊपर ये डायग्राम है, इसकी हमने फेजर डायग्राम बनानी है। अब फेजर डायग्राम किस तरह बनेगी, सबसे पहले मैं वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है इसको डिनोट करना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, तो वोल्टेज को यहाँ पे ड्रा कर दिया मैंने, ये वोल्टेज वी है। अब ये केस 1 है, ये मैं केस 1 ले रहा हूँ। केस 1 में मैंने ये शो किया हुआ कि ई बी जो है हमारा छोटा है और वी एस बड़ा है। ये वी एस बड़ा है तो इसलिए वी एस को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। ई बी हमारे पास क्या होगा, इससे छोटा है, ई बी छोटा है। अब हमें एक चीज़ और ही पता है कि हमारे पास जो करंट क्या होगा, हमारे पास लैग करेगा। इंडक्टर की वजह से करंट क्या होता है, हमारे पास लैगिंग करंट होता है। तो करंट लैग करेगा, तो करंट लैग किस तरह करेगा, यहाँ पे देखें एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ये करंट लैग करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो चीज़ आगे होती है वो लीड करती है, जो पीछे होगी वो लैग करेगी। हमारे पास करंट हो गया, लैग कर दिया। अब इसमें हमने क्या चीज़ें दिखा दी, वी भी दिखा दिया, ई भी दिखा दिया, करंट भी दिखा दिया, करंट ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ और भी होगी, क्या रिजल्टेंट होगी, वी एस माइनस ई बी, इसको भी दिखाना, वी एस माइनस ई बी, ये हमारे पास क्या होगा। तो वी एस में से माइनस ई बी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बड़ी लाइन है, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एस माइनस ई बी। तो आप देखें जो पावर फैक्टर होता है हमेशा लोड की तरफ देखते हैं। लोड हमारे पास है, लोड में जो किस्म की वोल्टेज है, ये हमारे पास लोड एक किस्म का लगा हुआ है यहाँ पे। तो लोड में वोल्टेज ई बी है, तो हमने देखना ई बी और करंट में देखेंगे यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है। इस केस में क्या हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर है, करंट लैग कर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, केस 1 में लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। अब केस 2 देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, लीडिंग भी, इस पावर फैक्टर को हम लीडिंग भी कर सकते हैं। लीडिंग किस तरह करेंगे, अभी मैंने क्या किया था, वी को बड़ा किया हुआ था, लेकिन अब इस केस में मैंने ई बी को बड़ा कर दिया। ई बी को बड़ा किस तरह करूँगा, हमें पता है जनरेटर में से आई एफ जो है फ्लक्स को इंक्रीज़ कर दूंगा। अगर फ्लक्स को इंक्रीज़ कर दूंगा, यहाँ पे फ्लक्स को इंक्रीज़ करूँगा, इस डायग्राम में देखें वहाँ पर लाइनें ज़्यादा चलेंगी, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो हमारे पास ई बी बढ़ जाएगा। ई बी को मैंने बढ़ा दिया, मेरे पास सिंक्रोनस मोटर में ई बी को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो अब इस केस में देखें, केस 2 में लीडिंग पावर फैक्टर किस तरह हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गई ई बी की लाइन। अब ई बी और वी एस क्या है, इस केस में हमारे पास छोटा है, तो ये वी एस है हमारे पास, ई बी और वी एस आ गया। अब वही हमारे पास दो चीज़ें दिखा दी, जैसा करंट है, करंट हमारे पास हमें पता है क्या होगा हमारे पास। इस डायग्राम में देखिए हमने ई बी भी बना लिया है और वी एस भी बना लिया। इस केस में मैंने क्या किया, मैंने ई बी को बढ़ा दिया है। ई बी को किस तरह बढ़ाया, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा दे दी, तो ई बी हमारे पास बढ़ जाएगा। अब ई बी माइनस वी एस किस तरह करेंगे, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारे पास, तो इस साइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बी माइनस वी एस की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि लीडिंग साइड क्या होती है और लैगिंग साइड क्या होती है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये आ गई। अब इसमें से क्या होगा, हमारे पास करंट क्या करता है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो करंट हमेशा लैग करेगा, इससे लैग करेगा, इस वोल्टेज से लैग करेगा, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास करंट आ गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। रिजल्टेंट वोल्टेज देखेंगे ना, इससे हम देखेंगे कि हमारे पास लैग करे लीड करे। लेकिन अब एक चीज़ और समझें, जब पावर फैक्टर हम भी देखते हैं तो हम क्या करेंगे, जो लोड साइड में देखेंगे, तो लोड साइड में हमारे पास क्या ई बी है,
तो अब ये देखिए अब क्या हो गया, हमारे पास जो करंट है वो क्या करेगा, लीड कर जाएगा ईबी से। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर में चलेगी ये मोटर। किस तरह चलेगी, अभी देखा हमने पहले केस में क्या था, हमारे पास लैगिंग में था, क्या था, वी एस हमारा बड़ा था ईबी से। सेकंड केस में जब ईबी हमारा वी एस से बड़ा हुआ है तो ईबी माइनस वी एस रिजल्टेंट ये चलेगी। तो इसमें से करंट क्या होगा, हमेशा वोल्टेज से करंट क्या करेगा, लैग करेगा, करंट लैग करेगा, ये हो गया, करंट लैग कर गया। लेकिन ईबी तो हमारे पास वोल्टेज साइड में है ना, लोड साइड में है, तो ईबी से तो हमारे पास करंट लीड कर रहा है, तो इसलिए ये लीडिंग से होगा। इस तरह हमारे पास जीरो पावर फैक्टर भी होता है। तो ये हमारे पास 3 केसेस में ये मोटर हमारे पास ऑपरेट कर सकती है, इसलिए इसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, तो भी हमने समझा सिंक्रोनस मोटर तीनों केस में हमारे पास ऑपरेट करती है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, जो हमने अभी इस डायग्राम में सॉल्व कर रखा है। तो ये तीनों केसेस में हमारे सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा, द मैक्सिमम पावर डिवॉल्व इन द सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन, तो ये इसका आंसर हमारे पास डी है। अब ये क्यों है, अभी हम एक चीज़ समझिए कि जो सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास स्टेटर जो है और रोटर जो है वो दोनों एक स्पीड में मूव करते हैं, उसमें दरम्यान कोई स्लिप नहीं होता। अगर ये 1000 आरपीएम से मूव कर रहा है किस्म का, तो ये भी 1000 आरपीएम से मूव करेगा, तो ये फिक्स मूव करेंगे। अगर इसको इसी डायग्राम से मैं समझाऊँ तो ये स्टेटर है, ये रोटर है हमारा, ये स्टेटर, ये रोटर है, ये जितना क्लोज होंगे, जितना एक जगह होंगे, तो उतना क्या होगा हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, ये टॉर्क एंगल है, ये किस्म का अल्फा है। तो जितना मतलब एक सिंक्रोनस स्पीड में होंगे, जितना एक दूसरे के साथ होंगे, तो उतना हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पावर ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो जो अब क्या होगा इस केस में, वहाँ पर ये टॉर्क एंगल दूर चला गया, दूर होता गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी स्पीड कम होती जाएगी, पावर कम मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक दोनों दोनों एक स्पीड से मूव करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल। कपलिंग एंगल यही है हमारे पास, ये जो एंगल है स्टेटर और रोटर के दरमियान जो एंगल होता है, इसे हम कपलिंग एंगल कहते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल करीब होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं हम। इन केस द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड, द पावर फैक्टर विल बी, जब अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ये भी अभी हमने समझा है, देखें ये हमारे पास जो डायग्राम थी सिंक्रोनस मोटर की, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये वी एस वोल्टेज है और हमारे पास ई बी है। जो हमारे पास रोटर होता है उसको भी हमने सप्लाई देनी है, मैग्नेट बनाना है, तो ये होगी ई बी हो गया उसका, डीसी जनरेटर से सप्लाई देंगे, इसको करंट देंगे। तो अंडर एक्साइटेड क्यों है, तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाया था, वोल्टेज वी एस। जब हमारा वी एस जो है ई बी से बड़ा हो जाएगा, जब वी एस ई बी से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास अंडर एक्साइटेड होगी। तो वो हमने फेजर डायग्राम से बना रखा है, ये हमारे पास वी एस की है, तो ई बी हमने क्या किया, केस 1 में छोटा रखा हुआ है, ई बी को छोटा किया हुआ है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आ जाएगी, ई वी एस माइनस ई बी। तो हमें ये भी पता है कि इंडक्टर में करंट क्या करता है, हमेशा लैग करता है वोल्टेज से, सर इस वोल्टेज से लैग करेगा, तो वोल्टेज से लैग करती है करंट। अब इस केस में देखिए हमारे पास जो आगे होता है वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में लीडिंग होता है, जो पीछे है वो लैगिंग है। तो हमारे पास क्या होगा, ये लैगिंग है, तो किस में ऑपरेट कर रही है, लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रही है। ये क्वेश्चन में समझे। अंडर एक्साइटेड का मतलब यही है कि हमारे पास जो वी एस है वो ई बी से बड़ा है, तो वी एस ई बी से बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगी, अंडर एक्साइटेड में होगी। तो हमारे पास किस में ऑपरेट करिए, लैगिंग पावर फैक्टर में, ये हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिंक्रोनस मोटर इज स्विच ऑन टू अ सप्लाई विद ए फील्ड वाइंडिंग शॉर्टेड ऑन देमसेल्फ, इट विल बी, जब फील्ड वाइंडिंग शॉर्टेड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर। अब ये क्यों होता है, देखिए जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर में एक फ़र्क ये भी है कि सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास जो स्टेटर है, स्टेटर तो फिक्स होगा, जो रोटर है हमारे पास इसमें हम एक सप्लाई देते हैं, जैसा ये रोटर बना रहा हूँ मैं, छोटा बनाया थोड़ा, इसमें हम सप्लाई देंगे, जो सिंक्रोनस मोटर होगा। स्टेटर में तो सप्लाई होगी, लेकिन रोटर में भी हम सप्लाई देंगे डीसी जनरेटर की मदद से, इसको मैग्नेट बनाने के लिए। लेकिन अभी एक सेकंड केस में हमारे पास क्या है, अब हम इंडक्शन मोटर दे रहे हैं, इंडक्शन मोटर में ये नहीं होगा, इंडक्शन मोटर में हम जो स्टेटर में तो सप्लाई दे के मैग्नेट बना देंगे, ये हमारे पास मैग्नेट बन गया। तो अंदर जो अभी इसने क्या कहा, रोटर को शॉर्ट कर दिया। जब रोटर को शॉर्ट कर दिया, सप्लाई कोई भी नहीं दी, तो अब ये क्या होगा, ये एज अ इंडक्शन मोटर की तरह मूव करेगा हमारे पास रोटर जो है इंडक्शन मोटर की तरह मूव करेगा। ये किस तरह मूव करेगा ये आगे समझाऊंगा आपको मैं। तो इसीलिए स्टार्ट एज ए इंडक्शन मोटर, हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, जो रोटर है इसको शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में, वन द एक्साइटेशन ऑफ एन अनलोडेड साइलेंट पोर्ट सिंक्रोनस मोटर गेट डिस्कनेक्टेड, जब इसकी एक्साइटेशन हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो डायग्राम तो समझें, जब ई बी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, रोटर में कोई सप्लाई नहीं दी,
यहाँ पे रोटर में कोई सप्लाई अगर हम नहीं देंगे, लोड नहीं है इसमें, अभी स्टार्ट हो रही है, जब रोटर में सप्लाई नहीं देंगे तो रोटर मूव किस तरह करेगा। तो मस्ट है कि हमारे पास रोटर में मैग्नेट बनना होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तभी तो ये हमारे पास मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो रोटर मूव करेगा ना। तो ईबी की सप्लाई मस्ट है। अगर ईबी हमारे पास डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारे पास ये मोटर मूव नहीं करेगी, मैग्नेट नहीं बनेगा। मैग्नेट किस तरह बनाते हम, सप्लाई दे के ना, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो मैग्नेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो मोटर विल स्टॉप, मोटर हमारे पास चलेगी नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को समझें। द डैम्पिंग वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज। तो डैम्पिंग वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट हंटिंग एंड टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क का समझ लें क्यों होती है। अभी एक चीज़ समझें कि अगर एक चीज़ 1000 आरपीएम से मूव कर रही है, ये 1000 आरपीएम से मूव कर रही है, और यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास क्या रेस्ट में है, ये एक हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए रेस्ट में है। अब ए को 1000 आरपीएम पकड़ने के लिए किस तरह पकड़ेगा, मतलब एक बस हमारे पास 1000 स्पीड से जा रही है और यहाँ पे पैसेंजर खड़ा है, तो पैसेंजर को बस में मूव करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, किस तरह यहाँ पे इस पे आ सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस है। इसी तरह यही केस है हमारे पास, बिल्कुल यही जो केस है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। सिंक्रोनस मोटर में पता है कि हम जब स्टेटर में सप्लाई देंगे, जिस तरह सप्लाई मैंने दे दी है, तो हमारे पास इसका जो फ्लक्स है वो बहुत 115,000 आरपीएम से मूव कर रहा है, जबकि रोटर हमारे पास क्या है, जो रोटर हमने डाला हुआ है इसमें, रोटर डाला हुआ वो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी फिक्स पोजीशन में है। गो कि इसको हमने सप्लाई दी है नॉर्थ और साउथ, स्टार्टिंग में दी है सप्लाई, लेकिन इसको स्टार्टिंग टॉर्क तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड होगा ना, प्रोवाइड करना होगा ताकि इसको मूव करे। तो अब ये मूव किस तरह करेगा, ये सवाल पता है, ये किस तरह हम करेंगे, डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग किस तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए एक चीज़ आप समझें कि अगर हमारे पास फ्लक्स रोटेटिंग फ्लक्स है एक किस्म का, ये रोटेटिंग फ्लक्स है हमारे पास, 3 फेज फ्लक्स रोटेटिंग है, मैंने रोटेटिंग फ्लक्स दिया हुआ है, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने अंदर जो जो पोजीशन है उसको अपोज करता है। वो अगर यहाँ पे ये कंडक्टर मैंने बाहर रखा हुआ है, रोटर ये रोटर है मेरे पास बाहर रखा हुआ है, अभी इस केस में इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, जीरो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अभी ये चाहेगा कि मेरे पास जीरो फ्लक्स ही चेंज होता रहे। इसमें जो ही पोजीशन आएगी तो उस पोजीशन को ये अपोज करेगा। लेकिन अब इस केस में मैंने यहाँ पे रोटर को रख दिया, मैंने ये रोटर रख दिया है, अब रोटर रख दिया है एक किस्म का, मैंने ये रोटर रखा हुआ है। अब रोटर में फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ साउथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कंडक्टर है। अब ये इसको अपोज किस तरह करेगा, अपोज करने के लिए एक चीज़ करेगा, ये क्या करेगा, ये भी मूव करना शुरू कर देगा। जब ये मूव करेगा तभी तो इसको अपोज करेगा ना, नॉर्थ साउथ को। अगर ये फिक्स रहेगा तो फिर तो अपोज नहीं हो रहा। अब ये इसको क्या करेगा, अपोज करने के लिए ये भी खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स लेंस ला के वाइंडिंग की वजह से मूव होना शुरू हो जाएगा, करंट की वजह से करंट इसमें आ जाएगा, फ्लक्स पैदा होगा और ये मूव होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी नॉर्थ साउथ बनना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा, इसको पोजीशन कम से जितना ज़्यादा मूव करेगा उतनी पोजीशन कम से कम होती चली जाएगी। बिल्कुल यही सिनेरियो यहाँ पे भी है, हमारे पास सिंक्रोनस मोटर में भी यही है। स्टेटर मूव कर रहा है 15,000 आरपीएम में, रोटर फिक्स है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डैम्पर वाइंडिंग कर दी है। डैम्पर वाइंडिंग है किस्म की, जो ब्लैक कलर की डैम्पर वाइंडिंग है, वाइंडिंग कर देंगे हम। अब वही चीज़ है, कंडक्टर क्या करेगा, पोजीशन को अपोज करेगा, जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। 1500 आरपीएम से फ्लक्स मूव कर रहा है तो इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है हमारे पास रोटर की, तो क्या करेगा, रोटर भी मूव करना शुरू कर देगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रोटर फिक्स है, तो हमारे पास ये काम कौन करता है, डैम्पर वाइंडिंग करती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को समझें। द बैक ई एम एफ सेप इन द स्टेटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन। द बैक ई एम एफ सिर्फ रोटर एक्साइटेशन में क्यों डिपेंड कर रही है, अभी ये डायग्राम समझे, अभी हमने डायग्राम बनाई थी सिंक्रोनस मोटर की, इसमें वी एस और ई बी है, तो ई बी बैक ई एम एफ ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डायग्राम में देखें सिर्फ उसी हमारे पास की एक्साइटेशन पर डिपेंड कर रहा है। डीसी जनरेटर है किस्म का, जितनी ज़्यादा जब आई एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे या कम करेंगे, कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फ्लक्स एक बढ़ेगा या कम होगा, लाइन जो है फ्लक्स की वो इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी, तो उससे हमारे पास क्या होगा, ई बी इसी फ्लक्स पर डिपेंड करेगा ना। अगर ई बी फ्लक्स पर डिपेंड करेगा तो इसलिए ई बी की वैल्यू हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस पर डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स एक्साइटेशन पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोटर एक्साइटेशन ओनली। एक्साइटेशन का मतलब यही होता है कि जब हम किसी वाइंडिंग में करंट देते हैं, इस वाइंडिंग में करंट हम देंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो उसी को एक्साइटेशन कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को समझें। एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रा करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर। अब लीडिंग पावर फैक्टर क्यों, हमने समझा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो हमारे पास 3 तरह से यूज़ हो सकती है, लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग में। अब इस केस में लीडिंग पावर फैक्टर भी समझना है, हमने ये डायग्राम बनाई थी, इस डायग्राम के हमने फेजर डायग्राम भी बनाई थी। तो
लीडिंग में कब होगा, जब हम ई बी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ई बी की वैल्यू किस तरह बढ़ेगी, यहाँ पे आई एफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स बनेगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या ई बी बढ़ जाएगा वी एस से। तो ई बी वी एस से बढ़ जाएगा तो हमारे पास इस तरह का फेजर डायग्राम बनना था। ये ई बी था, ये वी एस था, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ई बी माइनस वी एस। तो करंट पता है हमारे पास इस वोल्टेज से हमारे पास क्या होगा, लैग करेगा, यूँ मूव हो रहा है ना, जो आगे होती है एंटी क्लॉकवाइज में जो आगे होती है वो लीड करती है, जो पीछे होगी वो लैग करेगी। तो ई बी माइनस वी एस में से क्या करेगा, करंट हमारा हमेशा लैग करेगा। लेकिन हमने ये देखा था कि जो ई बी वोल्टेज है लोड की साइड में लगी गई, जो वोल्टेज ई बी है, इससे तो करंट आप देखें ना, या इससे तो लीड ही कर रहा है ना करंट, ये तो पीछे ही आगे है। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर में कब हमारे पास ऑपरेट कर रही थी, जब हमारे पास ई बी जो है वो वी एस से बड़ा है। तो यही फिर ओवर एक्साइटेड का मतलब यही था कि हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर में है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर तीनों में पावर फैक्टर में यूज़ हो सकती है। अभी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, विद द इंक्रीज इन द एक्साइटेशन करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर विल बी। इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव क्यों होगा कि अगर हमने ई बी की वैल्यू को बढ़ा दिया। ई बी की वैल्यू किस तरह बढ़ेगी, अभी हमने समझा पिछले क्वेश्चन में, आई एफ की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। आई एफ को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा फ्लक्स ज़्यादा होगा, एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, तो ई बी हमारे पास बढ़ जाएगा। जब ई बी वी एस से बड़ा हो जाएगा, ये वी एस है यहाँ पे हमारे पास सेंडिंग वोल्टेज, तो यही सिनेरियो जो पिछले क्वेश्चन में था वो बन जाएगा। ई बी की वैल्यू वी एस से बड़ी होगी है, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये लीडिंग पावर फैक्टर में चले गया, पावर फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, इंप्रूव हो गया है। जबकि दूसरे केस में क्या था कि अगर हमारे पास वी एस बड़ा हो जाए ई बी से, तो पावर फैक्टर क्या यहाँ पे लैगिंग है। तो यही है कि जब एक्साइटेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में, द आर्मेचर करंट ओवर सिंक्रोनस मोटर हैज़ अ लार्ज वैल्यू फॉर। लार्ज वैल्यू किस में होगी, बहुत लो एंड हाई एक्साइटेशन में होगी। क्यों होगी, क्या अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आ जाएगी, ये इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम से देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या, वी एस माइनस ई बी, ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज है। अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं, एक केस में एक्साइटेशन बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बी माइनस वी एस हो जाएगा। वही करंट तो वही रहेगा ना, हमारे पास करंट तो ही रहेगा, ई बी माइनस वी एस हो जाएगा, हमने ई बी को बढ़ा दिया है। लेकिन अब ई बी को हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी एस माइनस ई बी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों केस में करंट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ई बी की वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 50 हो जाएगी, 50 एम्पेयर। इस केस में वी एस की वैल्यू अगर 100 होगी तो वही होगा हमारे पास दोनों चीज़ में। अगर ओवर एक्साइटेड है तो ई बी की वैल्यू बड़ी होगी तो ई बी माइनस वी एस हो जाएगा, अंडर एक्साइटेड है तो ई बी की वैल्यू छोटी होगी, वी एस माइनस ई बी हो जाएगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, करंट इंक्रीज़ होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमने 14 में, अ सिंक्रोनस मोटर स्विच ऑन टू सप्लाई विद द फील्ड वार्निंग शॉर्टेड देमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट कर देगी। 15 में द फील्ड वार्निंग सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी लैगिंग, अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में लैगिंग क्यों होता है। 17 क्वेश्चन भी हमने किया है, द आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर है लार्ज वैल्यू फॉर बोथ हाई एंड लो एक्साइटेशन में। अभी देखें जब हाई एक्साइटेशन का मतलब क्या, ई बी की वैल्यू बड़ी है, जब ई बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारे पास ई बी माइनस वी एस करंट आ जाएगा, आई की वैल्यू करंट डिवाइडेड बाई कुछ भी आएगा, रेजिस्टेंस होगा, तो ये भी बड़ा है। जब अंडर एक्साइटेड हो जाएगा तो क्या, वी एस माइनस बी हो जाएगा, फिर भी करंट ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत हाई एंड लो एक्साइटेशन।